नमस्कार। प्रथम पीयू छात्रों के लिए हिंदी विभाग की ओर से आपका स्वागत है। आज हम बड़े घर की बेटी का तीसरा वाला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। आनंदी स्त्रियों का स्वभाव अनुसार रोने लगी। यहाँ पर पहले जिस तरह से श्रीकंठ जैसे शनिवार आते हैं तो यहाँ पर लाल बिहारी और उनके पिता कह देते हैं कि आनंदी की ज़बान बहुत है और वो अपने मैके की बात करती है। जैसे यहाँ पर श्रीकंठ अपने कमरे में आते हैं तो अपनी पत्नी पर क्रोध होते हैं, तीखे स्वभाव का प्रयोग करते हैं, तो उस समय उनकी पत्नी जो कुछ भी बीता बृहस्पतिवार वो सारा विवरण कर देती है। तो उस समय श्रीकंठ को बहुत क्रोध आने लगता है और वो सुबह होने की प्रतीक्षा करते हैं। क्यों जब जैसे आनंदी बोलती रहती है उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, क्योंकि आंसू पुरुषों के लिए बुझती हुई आग पर तेल का या पेट्रोल का काम करती है। आनंदी स्त्रियों का स्वभाव अनुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहती हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांति पुरुष थे। उन्होंने कदाची ही कभी क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की यानी क्रोध गिन भड़काने में तेल का काम करती है। रात भर करवटें बदलते रहे, उद्गीता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाव ना होगा। इस तरह से विद्रोह पूर्ण बातें करते पर श्रीकंठ ने कितना ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज। बेनी माधव सिन्हा घबरा उठे, बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसीलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हट का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनको सिर चढ़ाते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यह मेरे पीछे स्त्री पर कड़ाव और जूतों की बरछारें होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक की दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु ये कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घूंस से पड़े और मैं दम ना मारूं। बेनी माधव सिन्हा कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख कर बूढ़ा ठाकुर अवक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। यहाँ पर बेनी माधव अपना छोटा लड़का श्रीकंठ की जगह लाल बिहारी का ही पक्ष में थे, पर श्रीकंठ अपनी पत्नी आनंदी के पक्ष में रहते हैं। तो वो जैसे आनंदी के मुंह से सत्या सुनते हैं तब उन्हें बहुत क्रोध आता है। वो सुबह प्रातःकाल यानी सुबह अपने पिता के पास जाते हैं। वो जाकर इस तरह से बातें पूछते हैं और वो कहते हैं, क्योंकि अगर बात से ही करेंगे तो ठीक है, अगर किसी के ऊपर जैसे अब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो मेरे ऊपर घूंसे या लात पड़े तो मैं दम ना लूं तो ये कहाँ का न्याय है करके वो कहते हैं। तो उस समय बेना माधव सिन्हा समझ जाते हैं कि इसको बहुत क्रोध है, अगर कुछ कहूँगा तो हालात बिगड़ जाएंगे। तो उस समय वो आनंदी के ही बात कहते हैं कि स्त्रियां घर तोड़ने का काम करती है। आप तो बुद्धिमान यानी अक्ल वाले होकर के वो अपने लड़के को यानी श्रीकंठ बड़े बेटे को बोलकर शांत हो जाते हैं। श्रीकंठ,
इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझने बूझने से इस गांव में कई घर संभाले गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में भी उत्तरदायिता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुविक्त व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधव सिन्हा भी गरमाए ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसे कान पकड़। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव सिन्हा, स्त्री के पीछे। श्रीकंठ जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेकता के कारण। अब यहाँ पर श्रीकंठ को उनके पिता समझाते हैं, पर यहाँ पर ये कहते हैं कि एक स्त्री किसी और के घर की बेटी है तो वो हमारे घर में भी बेटी ही बनकर रहेगी, वो आपकी बहू नहीं, बेटी का व्यवहार करना है। मैं तो घर से बाहर रहता हूँ, पर आपको अगर उसको संभाल ना सके तो आप अपने छोटे लड़के को समझा सकते थे। लेकिन एक स्त्री को, अगर वो मेरी पत्नी है, अगर उसे इतना क्रूरता यानी जानवर की तरह व्यवहार करेंगे तो उसे के लिए मैं पति होने के नाते भगवान के पास मैं क्या उत्तर दूंगा। जब धरती पर ही उसके साथ अन्याय हुआ है तो मैं भगवान के पास जाकर ईश्वर से क्या उत्तर दूंगा। तो मैं अब ये ऐसा बुरा व्यवहार नहीं सह सकता और लाल बिहारी को कुछ दंड भी मैं देना नहीं चाहता करके, यानी उसे दंड का अर्थ है कोई भी उस पर मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता या अपराध करना चाहता हूँ। बस मैं अब उसे अपना भाई नहीं मानता। तब बेनी माधव कहते हैं, हाँ तुम अभी स्त्री की बात पर चलने लगे हो, यानी स्त्री के पीछे का अर्थ है अब स्त्री की बात पर रहने वाले पति को स्त्री के पीछे करके कहा जाता है। श्रीकंठ जी नहीं, उनकी क्रूरता और अविवेकता के कारण, यानी वो बेअक्ल है, यानी उसे बुद्धि नहीं थी। अगर उस समय वो अपनी साहस दिखाती तो मुझे कोई भय नहीं होता करके बोलते हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहेब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिल्लम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियां ने जब यह सुना कि श्रीकंठ की पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों, हर्ष का अर्थ है खुशी, सुख। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ यानी बातें सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने उठी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन दब्बू यानी डरपोक उसके विधा पड़ी, इसीलिए वह किताबों का कीड़ा है। बेनी माधव सिन्हा उनकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करते, यह उनकी मूर्खता है। इन महानुभावों की शुभ कामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने के बहाने और कोई लगन की रसीद दिखाने आकर बैठ गए। लगान का अर्थ है टैक्स। अब यहाँ पर गांव में चर्चा होने लगती है कि पिता के साथ
श्रीकंठ लड़ने लगे हैं और वो अपनी पत्नी की तरफ हो गए हैं, यानी पत्नी के हक़ में बात कर रहे हैं, तो पत्नी का पक्ष ले रहे हैं। अब वो इतना ज्ञान पाकर, इतना बुद्धिमान होकर आज उसके घर का भी बंटवारा हो रहा है करके गांव की बहुत सी स्त्रियों को खुशी हो जाती है और वो आनंद से कब घर टूटकर वो व्यक्तियाँ बिखरेंगे करके इस तरह से, क्योंकि श्रीकंठ के ऊपर बहुत सी स्त्रियों को क्रोध था। वो कहते थे कि आंसू से पति का दिल जीत सकते हैं, तेल का काम करती है। आज उन्हीं की पत्नी का इस तरह से हो रहा है तो वो कैसे कर रहा है, अभी वो दब्बू यानी डरफूक बन गया है। ऐसी वाली बातें होती रहती हैं। तो पुरुष हुक्का पीने के बहाने, यानी चिलम कहते हैं, हुक्के को जो चिलम का प्रयोग करते हैं, तो उसके बहाने आकर बैठ जाते हैं, या फिर कुछ लोग अपने लगान यानी टैक्स के आधार पर आकर बैठकर वहाँ की बातें सुनने बैठते हैं। अब ये जिस तरह से जो व्यक्ति दूसरों के परिवार को बचाने के लिए प्रयास करता था, आज उसी का परिवार बिखर रहा है करके सारे गांव में बहुत से लोगों को सुख मिल रहा है, पर कुछ व्यक्तियों को दुख हो रहा है। जो सही रास्ता दिखाने वाले व्यक्ति के ऊपर कठिनाई प्रारंभ हो रही है करके इस तरह से इस कथा में यहाँ तक आपको समाप्त करते हैं। अगला भाग अगले दिन। और नमस्कार।